मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं सुजैन की ये कहानी। अजीब किस्सा हुआ था। मुझ पर एक ही रात में माँ की अब तक खामोशी और उदासी का राज खुल गया था और बड़े अब्बू के बारे में मुझे जो हकीकत पता चली वो मेरी रूह को झिझोड़ गई थी। ऐसा तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरा नाम सुजैन है। मैं अपनी माँ की इकलौती औलाद हूँ। हमारा घर दिल्ली लाडोसराय में है। मैं हमेशा से ही अपनी माँ और अपने बड़े अब्बू के साथ रहती थी। मेरे बाबा सऊदी में काम करते थे, माँ ने बताया था। मैंने कभी उनको नहीं देखा था, बस उनकी आवाज़ सुनी थी। जब कभी वो मेरे बड़े अब्बू को फ़ोन करते थे तो मैं वहीं रहती थी, लेकिन वो कभी मुझसे बात करने के लिए नहीं कहते थे। बस बड़े अब्बू से बात करके हाल खबर लेके फ़ोन रख देते थे। मैंने अपने बड़े अब्बू को बचपन से ही हमारे साथ रहते देखा। उन्होंने शादी नहीं की थी क्योंकि उनको बचपन से एक बीमारी थी, उन्हें कम दिखता था। इस वजह से उनकी शादी नहीं हुई और इसीलिए वो हमारे साथ रहते थे। उनकी आदत बड़ी अजीब हो गई थी। जब से मेरे बाबा सऊदी में रहने लगे थे तब से बड़े अब्बू की हरकतें बहुत अजीब हो गई थी और दिन ब दिन मेरी माँ बहुत कम बोलती और गुमसुम रहती थी, मगर मैं कभी उनकी इस हालत के बारे में नहीं सोचती थी। जब से मैंने होश संभाला था उनको ऐसा ही देखा था। मुझे लगता था मेरी माँ का मिजाज ही ऐसा है। बड़े अब्बू जी की अपनी दुकानें थी, वह घर का खर्चा देते थे मगर खर्च बहुत कम देते थे और अपने ऊपर ज़्यादा पैसा लगवा लेते थे। वह फुर्तीले थे और दोस्तों के साथ उठना बैठना भी उनका बहुत ज़्यादा था। वह अपना सारा पैसा दोस्तों और आने जाने वालों पर उड़ाते रहते थे। माँ से और मुझसे भी बड़े अब्बू जी का रवैया कुछ खास नहीं था। माँ और बड़े अब्बू जी ज़्यादातर बात नहीं करते थे, बस थोड़ा बहुत ही एक दूसरे से बात करते। लगता था उन दोनों के बीच ताल्लुक कुछ खास अच्छे नहीं हैं। तरस तरस कर खर्च पूरा करने की वजह से मैं चिड़चिड़ी होने लग गई थी। मेरे अब्बू जो पैसा भेजते उसे बड़े अब्बू अपने कामों में लगा लेते थे। इस वजह से मैं और भी चिड़चिड़ी हो गई थी। बड़े अब्बू ने हमें पैसों से इतना सताया था कि मेरी माँ ने मोहल्ले के घरों में काम करना शुरू कर दिया था। ये बात मेरे अब्बू को पता चली तो वो माँ पर ही गुस्सा होने लगे, ऐसा मुझे पता चला, मगर अपने भाई को कुछ नहीं कहा। फिर भी माँ ने काम नहीं छोड़ा। माँ की मेहनत की वजह से हमारे हालात भी कुछ बेहतर होने लगे थे। मुझे माँ का बहुत दुख भी होता था कि सारा दिन घर के काम भी करती है और बाहर के काम भी कराती है, मगर कभी बोलती नहीं थी कि मैं थक गई हूँ। अगर मैं उनसे कोई बात करती, सवाल जवाब करती तो जवाब में बस एक गहरी खामोशी मिलती। माँ हर वक्त कुछ सोचती रहती थी। ऐसा लगता था उनके दिमाग में कोई बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई हो। उन्हीं दिनों बड़े अब्बू की तबीयत ख़राब होने लगी। जोड़ों के दर्द के अक्सर उनकी हालत ख़राब रहने लगी थी। अक्सर ही बुखार हो जाता था। अचानक से ही उनकी सेहत गिरती चली जा रही थी। वह अब अक्सर घर में पड़े रहते थे। उनकी मोहताजी भरी ज़िंदगी की वजह से माँ सब काम छोड़ छाड़ कर उनकी सेवा में लग गई थी। मैंने घर का काम संभाल लिया और दुकानें किराए पर चढ़ा दी गई थी। दुकानों के किराए से बड़े अब्बू की बीमारी का इलाज होने लगा और जो अब्बा भेजते उसे हमारे घर का खर्च चलने लगा था। मैं अब घर के बाकी कामों में तो माँ की मदद करवा देती थी, मगर सुबह का नाश्ता माँ अकेले बनाती थी क्योंकि मैं देर से जागने की आदी थी। बड़े अब्बू के हालात और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। बाबा ने कहा उन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, मैं पैसे भेजूंगा। वो बहुत ही कमज़ोर से हो गए थे जिसकी वजह से उनका उठना बैठना भी दुश्वार हो गया था। बाबा के कहने पर हम मोहल्ले वालों की मदद से उनको अस्पताल में ले गए और पूरा दिन उनकी हालत बेहतर होने में इस किस्से के बाद से माँ डर गई और बड़े अब्बू का ख्याल रखने के लिए रात को उनके कमरे में ही सोने लगी। शायद ये माँ की मोहब्बत भरी सेवा का नतीजा था कि बड़े अब्बू बेहतर होने लग गए। अब बड़े अब्बू का रवैया हम माँ बेटी के साथ बदल गया था। ये अब मुझे बहुत प्यार देने लगे थे।
मगर माँ हर वक्त उकताई उकताई और खोई खोई सी रहती थी। एक दिन मेरी आँख सुबह जल्दी खुल गई। मैं कमरे से बाहर निकली तो माँ उसी वक्त बड़े अब्बू के कमरे से निकल रही थी। उनकी आंखें सुर्ख और भीगी हुई थी। वो रोते हुए जाकर बाथरूम में बंद हो गई। मैं हैरान हुई और अचानक बड़े अब्बू का ख्याल आने पर मैं डरकर उनके कमरे की तरफ भागी। मुझे लगा कि शायद बड़े अब्बू को कुछ हो गया था जिसकी वजह से माँ रो रही थी, मगर बड़े अब्बू सामने अपनी जगह पर सुकून से सो रहे थे। मैं सर झटकती अपने कमरे में चली गई। इसी तरह अब अक्सर ही मेरी आंख सुबह को खुलने लगी थी। मैं जब भी उठकर जाती माँ इसी तरह बड़े अब्बू के कमरे से रोते हुए निकल रही होती थी। ये सब रोज का काम बन चुका था और अब मेरे लिए परेशानी की वजह बन गई थी। माँ पहले ही गुमसुम रहती थी, अब तो बिल्कुल ही चुप हो गई थी। एक सुबह वह ऐसे ही रोते हुए कमरे से निकली तो मैंने हिम्मत करके उनसे रोने की वजह पूछ ली। मेरे सामने आ जाने पर माँ बुरी तरह घबरा गई और मुझे टालने लगी और डांट डपट करके मुझे चुप करा दिया। माँ हमेशा मुझे ऐसे ही डांट डपट कर चुप करवा दिया करती थी। जब भी बाबा का फ़ोन आता वो माँ से ज़्यादा बात नहीं करते और ना कभी माँ को बाबा का जिक्र करते देखा। बाबा का नाम कभी उनके मुंह से नहीं सुना। बस बड़े अब्बू से ही बाबा ज़्यादा बात करते थे, मुझसे भी ज़्यादा बात नहीं करते थे। ऐसा लगता था जैसे मैं बाबा की अपनी औलाद नहीं हूँ। कभी कभी मैं माँ से पूछती कि बाबा मुझसे क्यों बात नहीं करते, क्या मैं उनको पसंद नहीं? तो इस बात पर माँ की आंखें नम हो जाती। मगर अब माँ को रोज़ाना ऐसे ही रोता हुआ देख रही थी। मुझे ज़िंदगी में पहली बार माँ की परवाह होने लगी थी। मैं सारा दिन माँ को देखती रहती थी। वह अक्सर ही जाने किन ख्यालों में खो जाती थी। मेरी अब रोज़ाना ही सुबह जल्दी आँख खुलने लगी थी। मैं उठकर माँ को रोता हुआ देखती और नाश्ता बनाने में उनकी मदद करने लगती थी। मुझे माँ की फ़िक्र हर वक्त सताने लगी थी, मगर कुछ बोल नहीं पाती थी। फिर मेरी माँ और मेरे बीच सहेलियों वाला रिश्ता भी तो नहीं था जो उनसे सारी बातें करती, उनके दुख दर्द सुनती। एक फ़ासला हमेशा हमारे बीच रहा और ये फ़ासला भी माँ का बनाया हुआ था। मैंने कई बार इन फासलों को ख़त्म करने की कोशिश की, मगर मेरी माँ थी जो ऐसा करने नहीं देती थी। मुझे मेरी माँ से बहुत शिकायतें थी, मगर फ़िलहाल मुझे ये गुत्थी सुलझानी थी कि आखिर माँ क्यों रोती हुई बड़े अब्बू के कमरे से निकलती है। एक दिन मैंने सोचा कि मामले की हकीकत खुद जानने की कोशिश करूँगी। मैंने शाम के वक्त बहुत सोचने के बाद बहाना बनाकर माँ को बाहर वाली आंटी के घर भेज दिया और ख़ुद बड़े अब्बू के कमरे में जाकर सो गई। माँ रात को आई तो मुझे वहाँ पाकर घबरा गई और उठाने की कोशिश करने लगी, मगर जब मैं ना जागी तो वह थक कर कमरे से चली गई। मगर उस रात मेरे साथ बहुत अजीब किस्सा हुआ। मुझ पर एक ही रात में माँ की अब तक की खामोशी और उदासी का राज खुल गया था और बड़े अब्बू के बारे में मुझे जो हकीकत पता चली वो मेरी रूह को झंझोड़ गई थी। ऐसा तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं हमेशा माँ को ही गलत समझती आ रही थी, मगर आज पता चला मेरे बड़े अब्बू इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकते हैं, वो भी अपने छोटे भाई की बीवी के साथ। माँ के जाने के थोड़ी देर के बाद बड़े अब्बू ने माँ को आवाज़ दी तो मैं सांस रोके पड़ी रही। मेरी खामोशी पर बड़े अब्बू ने अचानक जो लफ्ज़ कहे वो मुझे जी जान से हिला गए थे। बड़े अब्बू अचानक बोले, जमीला मुझे इस जुर्म के लिए माफ़ कर दो, वरना इस दर्द के साथ मुझे मौत भी नहीं आएगी। मैं पल पल मर रहा हूँ, मुझे निजात दे दो। मैं जानता हूँ मेरा गुनाह बहुत बड़ा है और तुम्हारे सब्र को सलाम करता हूँ जो आज तक एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला, वरना मरने के बाद मैं अपने भाई को कैसे मुंह दिखाऊंगा और जीते जी भतीजी से भी सामना करने से डरता हूँ। मैं हैरत से गुमसुम पड़ी हुई थी। न जाने बड़े अब्बू किस जुर्म की माफ़ी मांग रहे थे। उन्होंने ऐसा क्या किया था जो बाबा को और मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। बड़े अब्बू लगातार बोलते जा रहे थे और मैं खामोशी से सुन रही थी। मुझे मालूम नहीं था बड़े अब्बू
जी, आज कैसा राज उगलने वाले थे। बड़े अब्बू बोल रहे थे, जमीला मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। बड़े अब्बू की अगली बात ने मेरे ज़मीर को झिझोड़ कर रख दिया था। वो बोले कि तुम्हारी वीरान ज़िंदगी और अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। तुम्हारी खामोशी मुझे बेमौत मार रही है जमीला, मुझे रातों को नींद नहीं आती। बड़े अबू रोते हुए लगातार माफ़िया मांग रहे थे, मगर मैं चुप सी पड़ी हुई थी। लेकिन बाबा तो लगभग रोज़ फ़ोन पर बात करते हैं, वो अलग बात है वो मुझसे बात नहीं करते थे। तो इसका मतलब वो बाबा नहीं थे। बड़े अब्बू की बातें कुछ और ही जाहिर कर रही थी। मैं सच जानने के लिए खामोश पड़ी रही, मगर अगले ही लम्हे बड़े अब्बू ने मुझे माँ समझकर जो हरकत की उससे मेरी रूह कांप गई थी। बड़े अब्बू अपनी जगह से कपकपा कर उठे और मेरे करीब पहुंचकर मेरे पैरों पर हाथ रख दिए। वो रोते हुए माफ़िया मांगते जा रहे थे, जमीला मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गुनहगार हूँ। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था, इसलिए खुदा ने मुझे ये सज़ा दी है। मैं बग़ैर गोलियों से सो नहीं सकता और मैं दर्द महसूस करता हूँ। मुझे कहीं चैन नहीं मिल रहा। जमीला बहन, मुझे माफ़ कर दो इस गुनाह जुर्म के लिए। तुम्हारी बेटी को यतीम करने वाला मैं जालिम भाई हूँ। मैं बड़े अब्बू की बातों से बौखला रही थी। इस पर उनके पैरों पर हाथ रखने की हरकत मुझे सख्त कर चुकी थी। बड़े अब्बू को मेरी खामोशी से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। शायद माँ भी ऐसे ही खामोशी से सुनती रहती होगी। उस रात मैं सो नहीं पाई थी। बड़े अब्बू पूरी रात तकलीफ़ और दर्द से रोते रहे थे और माफ़िया मांगते रहे थे, और मैं जहन में नए नए सवाल जन्म ले चुके थे। भला बड़े अब्बू ऐसा क्यों बोल रहे थे कि उन्होंने बाबा को मारा था? भला एक भाई को क्यों मारेगा? सोच सोच कर मेरी हालत बुरी हो गई थी। ऐसा लग रहा था मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी अगर जल्द से जल्द मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं मिले तो। मैं अब एक और सच की तलाश में निकल चुकी थी। बड़े अब्बू किस जुर्म की बात कर रहे थे? ऐसा क्या कर चुके थे वो माँ के साथ? और मेरा बाप क्यों और कैसे मरा था? और फ़ोन करता है वो मेरा बाप नहीं है तो वो कौन है? सुबह के करीब बड़े अब्बू थक कर अपने बिस्तर पर गिर गए। वह कपकपाती आवाज़ में नींद की गोली देने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। मैंने उठकर दूर पड़ी टेबल से उनकी दवाई उठाकर नींद की गोलियां छानने लगी। दवाइयों में नींद की गोली मिल गई थी। मैंने वह गोली उठाकर पानी के साथ उनको दे दी। वो खामोशी से दवा लेकर आंखें मूंद कर सो गए थे। और कोई वक्त होता तो मुझे उनका दुख होता, मगर आज मैं खुद इतनी अजीब हालत में थी और उनका आधा सच और आधी कहानी मुझे परेशान कर गई थी। और मुझे बड़े अब्बू के हालत पर दुख अफसोस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था बड़े अब्बू न जाने अनजाने में ही सही मगर मेरे बाप को मरवाया है। मैं अनाथ हूँ। आज बड़े अब्बू मुझे अपने बाप का कातिल लग रहे थे, मगर पूरी बात तो मुझे माँ ही बता सकती थी। मैं जानती थी कि माँ इतनी आसानी से मुझे कुछ नहीं बताएगी। इस सुबह मेरी हालत भी गुमसुम सी थी। मेरी आंखें पूरी रात जागने की वजह से सूज रही थी। फिर मैंने जिद करते हुए माँ से सवाल किया और कहा कि मैं अब बड़े अब्बू के रात भर मांगी जाने वाली माफ़ियों की वजह से आधा सच जान चुकी हूँ और अब मुझे पूरी सच्चाई जाननी है। मैंने माँ के आगे हाथ जोड़ते हुए मिन्नतें की कि मुझे पूरा सच बता दें। क्या मेरे बाबा दुनिया में नहीं है? मैं अनाथ हूँ? फिर जो सऊदी में है वो कौन है? और बड़े अब्बू क्यों कह रहे थे कि अपने भाई का मुजरिम हूँ? मेरा दिमाग इस आधी बात का गलत मतलब ले रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने बड़े अब्बू और माँ के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचूं। मेरी बात पर माँ मुझ पर गुस्सा हुई और चुप करवाना चाहा, मगर आज मैं भी ज़िद पर अड़ी थी। मैंने जब माँ से ऐसी ज़िद की तो वो मेरे बात पर बौखला गई और बोली, वो नहीं चाहती बड़े अब्बू की ऐसी हालत में उनसे नफ़रत करो। ज़िंदगी में जो होना था हो चुका। माँ मुझे टालती रही और उसी मटोल में 2 दिन गुजर गए थे। मेरा दिमाग हर वक्त बड़े अब्बू की बातों में ही अटका रहता था। माँ के मुंह से सच उगलवाने के लिए मैंने भूख हड़ताल की। मेरी जिद के आगे हार मान गई और मुझे अपनी जिंदगी की कड़वी सच्चाई सुना डाली। माँ की कहानी सुनकर मेरी आंखें भर आई थी। अपने बड़े अब्बू के इतने गिरे हुए किरदार के बारे में मैं जानकर मेरा दिल भर आया था।
उन्हें बड़े अबू कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही थी, जो मेरी माँ के लिए दुखों की वजह बना और मेरे बाप का कातिल था। वाकई मेरी माँ का सब्र उनको मौत से पहले इतना दर्द देने की वजह बन रहा था। माँ ने बताया कि उनकी और मेरे बाबा की पसंद की शादी थी। दादा दादी इस दुनिया में नहीं थे। बाबा के बस बड़े भाई और बड़े अबू हमेशा से ही अपने दोस्त की बहन की शादी बाबा से कराना चाहते थे। बड़े अब्बू के दोस्त की बहन बड़े अब्बू के पास ही रहती थी। वो चाहते थे वो सारी ज़िंदगी उनके पास रहे, मगर मेरे बाबा मेरी माँ से शादी करना चाहते थे। मेरे बाबा की बहुत ज़्यादा ज़िद और लड़ाई झगड़े की वजह से बड़े अब्बू हार मान गए और मेरे बाबा की शादी करवा दी। मगर पहले दिन से ही बड़े अब्बू ने माँ को बहू के रूप में नहीं अपनाया। वो हमेशा बहाने बहाने से जलील करने की कोशिश करते रहते थे, मगर माँ मेरे बाबा की खातिर सब खामोशी से सहती रहती थी और ज़ुबान पर कभी शिकायत नहीं लाई। उनकी सारे जुल्मों सितम खामोशी से सहती रहती थी। इसी सितम और नाराज़गी भरे दिनों में ही मेरी माँ को माँ बनने की खुशी मिली थी। मेरे बाबा और माँ दोनों खुश हो गए थे और बड़े अब्बू बजाय खुश होने के और ज़्यादा गुस्सा हो गए। उनके दोस्त की बहन भी इस जलन में उनके साथ थी। उस लड़की ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि माँ की औलाद ना हो सके, मगर मैं अपने वक्त पर पूरी दुनिया में आ गई थी। मेरे आने पर मेरे बाबा बहुत ज़्यादा खुश थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। बड़े अब्बू और उनके दोस्त की बहन की चालें ज़ोरों शोरों पर थी और मेरी माँ मेरे साथ मग्न रहने लगी थी। मेरी माँ को मालूम नहीं था कि उनका जेठ इस हद तक गिर जाएगा। मैं अभी भी चंद महीने की हुई थी कि बड़े अब्बू और उस लड़की ने मेरी माँ के ऊपर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया। मेरे बाबा लगातार होती ऐसी हरकतों पर मेरी माँ से सवाल करने पर मजबूर हो गए थे। माँ ने परेशानी से उन्हें बताया था कि वह किसी भी ऐसे मर्द को नहीं जानती। मेरे बाप को उन पर एतबार था, तभी खामोश हो गए थे, मगर ये बात अब बढ़ चुकी थी। मर्द अब घर के अंदर भी आने लगे थे। एक दिन मेरे बाबा काम से लौटे तो उनके कमरे में माँ के पास कोई मर्द मौजूद था। माँ खुद भी अचानक कमरे में आ जाने वाले गैर मर्द से घबरा चुकी थी। अभी वो कोई सवाल करती कि मेरे बाबा पहुंच गए। अपनी आंखों से अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देखकर मेरे बाबा बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और वहीं दिल पकड़कर ज़मीन पर गिरते चले गए थे। उनको बड़े अब्बू जल्दी से डॉक्टर के पास ले गए, मगर डॉक्टर ने कहा दौरा इतना घातक था कि उसी वक्त मरीज जान से हाथ धो बैठा। बड़े अब्बू और उनके दोस्त की बेटी की चाल उलट गई थी। मेरे बाबा ने बजाय मेरी माँ को धक्के देकर घर से निकालने की खुद ही खामोशी से इस दुनिया से मुंह मोड़ लिया था और घर में मातम मच गया था। माँ को बार बार बेहोशी के दौरे पड़ते थे। मेरे बाबा की मौत के बाद बड़े अब्बू को चुप लग गई थी। वो दिन रात रो रो कर अंधे हो गए थे। जवान भाई की अचानक मौत से वो बौखलाए फिरते थे और रातों को उठ उठ कर चिल्लाते चीखते। उनका ज़मीर उन्हें अंदर ही अंदर मार रहा था। उनकी वो दोस्त की बेटी भी पागल हो गई थी और माँ हमेशा के लिए गुमसुम सी हो गई थी। वक्त गुजर गया था। बड़े अब्बू ने माँ को उनके हाल पर छोड़ दिया था और उस लड़की का इलाज कर किसी समझदार मर्द के साथ ब्याह दिया था। वह वही लड़की थी जिसका भाई सऊदी में रहता था और वहाँ से बड़े अब्बू को फ़ोन किया करता था। इसीलिए वो मेरी और मेरी माँ की जिम्मेदारी उठा लिया था। बड़े अब्बू चाहते थे कि उनका दोस्त माँ से शादी करके मुझे बाप बन कर पाले। वो तो मान गया था, पर माँ नहीं मान रही थी, क्योंकि उन लोगों की वजह से सबसे बड़ा नुकसान मेरी माँ को हुआ था। उनकी बेटी यतीम हो चुकी थी और वो भरी जवानी में ही बेवा होकर बैठ गई थी। बड़े अब्बू को अपनी बीमारी के दिनों में माँ के सब्र और अपने दिए दर्द का शिद्दत से पछतावा हुआ था। माँ ने मेरे बाबा से अपनी मोहब्बत का सबूत बड़े अब्बू की बीमारी में उनका ख्याल रख कर दिया था। बड़े अब्बू अब रोज़ाना माफ़ी मांगते थे, मगर माँ उनको माफ़ करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उन्हें हर बार बड़े अब्बू की माफ़ी पर अपने शौहर का मरा हुआ चेहरा याद आ जाता था। माँ ने मुझे कहा था, सुजैन, अब तू ही मेरी जीने की उम्मीद है। बेटा, तू पढ़ लिख कर अपने बाबा का सपना पूरा करना,
फिर मैंने माँ से कहा कि हम बड़े अब्बू को छोड़कर कहीं दूर चलते हैं। तो माँ ने मुझे समझाते हुए कहा कि नहीं, इस तरह उसकी सज़ा कम हो जाएगी। हमें यहीं उसके नज़र के सामने रहना होगा ताकि उसे अपनी किए की सज़ा यहीं मिल जाए। वो जितना तड़पेगा उतना मेरे दिल को सुकून मिलेगा। माँ का दर्द बड़ा था, मैं उनको समझ नहीं पा रही थी। दिन, महीने, साल गुजरे, मैंने अच्छी पढ़ाई की और एक अच्छी नौकरी के साथ माँ की देखभाल करने लगी। बड़े अब्बू अभी भी हमारे साथ रहते हैं। मैं बड़े अब्बू का इलाज भी करवा रही हूँ। हालात पहले से बेहतर हैं। माँ भी अब खुश रहती है, पर माँ ने अभी तक बड़े अब्बू को माफ़ नहीं किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। मैं अब उन गहराइयों में हूँ जहाँ समंदर भी किनारा हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।